आज की जो स्टोरी होने वाली है ना, सच बताए तो जब हमने सुना था तो हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और सच बताए तो दिमाग भी हिल गया था, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने हमें अपनी दीदी की वीडियो तक भेजी थी विथ फुल प्रूफ। जब दीदी ने देखा था तो दीदी तो आधा ही देख के बंद कर दी थी वीडियो, क्योंकि उससे देखा नहीं गया। आपको तो पता है ये कितनी ज्यादा फट्टू है। बट सच बताए, जब हमने उस वीडियो को देखा, मेरे भाई तक को ये स्टोरी से डर लग गया था। और सो सॉरी, हम लोग ना वो वीडियो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी मैटर्स, और उस लड़की की अभी शादी हुई है, प्लस अच्छा नहीं लगता। तो स्टोरी आगे में बहुत ज्यादा सस्पेंस भरी हुई होने वाली है, साथ ही साथ बहुत डरावनी होने वाली है। तो मेक श्योर कि आगे तक बने रहिएगा। तो कहानी में हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, चलो उनका नाम रख देते हैं अली। और अली की जो मम्मी है, वो लोग टोटल 6 भाई बहन हैं, और अली की मम्मी उन 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है, मतलब सबसे नीचे वाले नंबर पे आती है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अली के सबसे बड़े मामू के बारे में, मतलब उनकी मम्मी के सबसे बड़े भाई के बारे में। और यहाँ पर थोड़ा ना ब्लड रिलेशन समझाने में मुश्किल होगी, पर ध्यान देना, आप लोग समझ जाओगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरे को पता है। तो जो सबसे बड़े वाले मामू है ना, उनकी भी एक बेटी है। अब देखो, जो अली की मम्मी और सबसे बड़े वाले मामू की बेटी, इन दोनों के एज में ना ज्यादा का फर्क नहीं है, वही 5-6 साल का फर्क होगा। मतलब ये लोग रिश्ते में फुआ और भतीजी लगेंगी, पर फुआ और भतीजी होने के बाद भी इन लोगों में दोस्तों की तरह रिलेशनशिप था। तो आप समझ लो अब, क्योंकि इससे ज्यादा ब्लड रिलेशन हम नहीं समझा सकते, और रानी ये चीज समझाते समझाते थक गई, इसलिए ब्लड रिलेशन वाला पोर्शन हम उठा लिए। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अली की ममेरी बहन की शादी तय हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ तो इसे अगवा बोला जाता है, नहीं पता आपके यहाँ क्या बोला जाता होगा, बट सिंपल वे में आप समझ लो कि एज अ मीडिएटर जो थी ना, वो दोनों शादी तय करवाने के बीच में, उसमें अली की मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। तो चलो यहाँ पर तो शादी अच्छे से हो गई, दुल्हन भी बहुत खुश थी, दुल्हा भी बहुत खुश था, और अली की जो ममेरी बहन थी वो अच्छे से विदाई होके अपने ससुराल पहुंच गई। बट ससुराल पहुंचने के साथ ही अब यहाँ से ना सीन पलट जाता है। शादी के 3-4 दिन हो चुके थे। अली की जो ममेरी बहन थी, अब उनका ना थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब रहने लगा था। शुरुआत में तो उन्हें उल्टियां होती थी काफी ज्यादा। तो उनके ससुराल वालों को क्या लगा ना कि मे भी शादी में इतना, आपको तो पता ही है कि भाग दौड़ी में कितना ज्यादा थकावट हो जाती है, और खासकर दूल्हा दुल्हन का तो पूछो ही मत, फंक्शन अटेंड करते करते। और उन्होंने ये भी सोचा कि शायद यहाँ का पानी उन्हें सूट नहीं कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन में ढलने में इन्हें टाइम लग रहा है, इसीलिए इन्हें उल्टियां हो रही है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। फिर भी सोचा कि थोड़े दिन बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट अब अली की ममेरी बहन को कुछ वियर्ड फील होने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके सर पे कोई वजन दे दिया गया हो, साथ ही साथ उन्हें लगता था कि उनके कंधे पे कोई बैठा हुआ है, जो कि उन्हें उनके स्थान, यानी कि जहां भी वो बैठी हुई है ना, वहां से उसे खड़े होने से या कहीं जाने से रोक रहा है। कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें बस दिन भर बेड में पड़े रहने पे मजबूर कर रहा है। तो अब क्या होता है, सोचा कि इनकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि उल्टियां पे उल्टियां हुए जा रही है, सर भारी भारी रह रहा है। तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में सारी चेकअप हुई, हर कुछ की जांच लिखी डॉक्टर ने, पर कुछ भी नहीं निकला। तो फिर थोड़ा सा, आपको पता है डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सुई इंजेक्शन दे देते हैं, पानी बोतल की चढ़ा देते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज करके वापस घर भेज दिया। तो जब वो डिस्चार्ज होके अपने घर आ गई, तो सबने सोचा कि अब इनकी तबीयत ठीक हो गई है। ये भी एक दिन तक आराम से अच्छे से सबके साथ नॉर्मल बिहेव की। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट किया, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया खाना खाना, वो भी 4-4 इंसानों का एक बार में। और ऐसे खाना खाती थी कि समझो कि इन्हें सदियों से भूखा रखा गया होगा किसी जेल में बंद करके। फिर भी सबने सोचा कि मे बी उल्टियां पे उल्टियां इनको हो रही थी, इनको कमजोरी हो गई होगी। दवाइयों से तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा भूख भी लगती है,
फिर भी लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, खा लेने दो ताकि इसको अच्छा महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर की सारी दवाइयाँ फेल हो गई, फिर इनकी तबीयत और बिगड़ गई। अब इनके पति ने क्या किया, इसे अपने शहर से बाहर दूसरे जगह दिल्ली, मेरठ, कहाँ नहीं दिखाया। यहाँ तक कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। सेशन पे सेशन हुए, एक सेशन नहीं, 2, 3, 4, 5 की चलो कोई मेंटल इशू भी होगा, बट यहाँ वो भी निकल के नहीं आ रहा था। साइकेट्रिस्ट ने भी बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी उनके पति ने बोला कि आप 3-4 और सेशन कर लो, मे बी ये अच्छी हो जाए, मे बी ये नॉर्मल हो जाए। बट यहाँ सब चीज फेल हो गया था। फिर लास्ट में एक ही चीज कॉमन निकल के आ रहा था, वो ये, या तो इन्हें ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, या तो ये शादी से खुश नहीं है। बट इनके पति ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, शादी हमारे मर्जी से हुई है। शादी के पहले तक ये बहुत खुश थी, हम लोग बातें किया करते थे, यहाँ वहाँ जाने के लिए प्लान किया करते थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि शायद इसे सामने से कहने की हिम्मत नहीं हो रही होगी कि मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सब ये तरह तरह के ड्रामे कर रही है। या तो एक और चीज हो सकता है, वो है नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर के इलाज से कोई भी बेनिफिट हो नहीं रहा था। मेडिकल साइंस भी थोड़ा बहुत ये सब चीज को एग्री करती है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। इसके बारे में बहुत सारी मशीन्स है, सेंसर्स है, काफी कुछ डेवलप किया गया है। तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, अब तो हमारे डॉक्टर्स भी थोड़ा बहुत इस चीज में विश्वास करने लगे हैं। तो ये सब करते करते 15 से 20 दिन गुजर चुके थे और अब उनके ससुराल वालों के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें ठग दिया गया है, कैसी लड़की से शादी कर दी गई है। और यहाँ पर बीच में फंस रही थी अली की मम्मी, क्योंकि उन्होंने ही अपनी भतीजी की शादी करवाई थी। फिर बहुत सारे बहस हुए, ससुराल वाले, मायके वाले सबने आके एक जगह पे मीटिंग की। फिर फाइनली डिसाइड होता है कि उनको कुछ दिन के लिए अपने मायके भेज दिया जाएगा। मे बी वहाँ पर लोग इनसे बात करके इनको कन्विंस करेंगे, या इनके दिल में जो भी कुछ चल रहा होगा मे बी वो अपने मायके में कंफर्टेबल होके सबसे शेयर कर पाए। तो इतना कुछ होने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि कुछ दिन के लिए इनको अपने मायके छोड़ देते हैं, वहाँ पर ये रहेंगी कुछ दिन, तो मे बी इन्हें अच्छा फील होगा। तो इतना होने के बाद वो आ जाती है अपने मायके। लेकिन मायके आने के बावजूद उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। उनका सर भारी लग रहा था, जैसे कि कोई उनके सर पे बैठा हुआ हो, उल्टियां पे उल्टियां हुए जा रही थी। और ये सब लक्षण देख के ना उनकी दादी ने तुरंत बोल दिया था कि दाल में कुछ काला है। ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी किसी झाड़ फूक वाले के पास ले जाओ और जल्दी से जल्दी एक बार दिखा लो। बट उनके जो पापा थे वो पुलिस में थे और वो ये सब बात में तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अपनी माँ को ना चुप करा दिया डांट के कि क्या माँ, आज के समय में तुम ये क्या क्या बातें लेके बैठ गई हो, ये सब चीज कुछ नहीं होता है, मन का वहम है। तो मायके में रहने के साथ साथ उनका इलाज जारी था, दवाइयाँ भी चल रही थी, सेशंस भी हो रहे थे। इसी दौरान में अली की जो मम्मी थी वो अपनी भतीजी को देखने आती है, क्योंकि बीच में तो जो शादी कराने का मेन काम था वो उन्होंने ही किया था। और उन्होंने भी सोचा कि एक बार अपनी भतीजी से मिल लेते हैं। और जैसा कि पहले आपको कहानी में हमने बताया कि उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन था, तो शायद जो बात वो सबसे ना कह पा रही हो, एज अ दोस्त वो मेरे से शेयर कर पाए। तो यही सोच के अली की जो मम्मी थी वो उससे मिलने पहुंचती है। फिर अली की माँ ने क्या सोचा कि हम इसको थोड़ा अपने घर ले जा रहे, 1-2 दिन अपने पास रखेंगे कि शायद कुछ अच्छा इसको फील होगा। तो अब वो अली की माँ के साथ उनके घर आ गई। और अब यहाँ पर क्या होता है, वो बिल्कुल ही अच्छी खासी भली चंगी हो जाती है, बोलो तो कि जैसे कुछ हुआ ना हो। तो अब अली की माँ ने क्या किया, उनके शौहर को फोन लगाया कि अब आओ अपनी वाइफ को ले जाओ। उनकी वाइफ को भी अब अपने ससुराल जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, क्योंकि बहुत दिन से वो अपने ससुराल भी नहीं गई थी और अपने पति से भी नहीं मिली थी। तब उनके पति उन्हें लेने आते हैं। लेकिन रुको, ये हैप्पी एंडिंग आपको जो लग रहा था वो बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी का इंटरवल है। तो जो आगे की कहानी है ना उसमें बहुत ज्यादा फटने वाली है, तो ना ध्यान से सुनना।
तो उनके शौहर उनको लेने के लिए अली की माँ के घर पर आए, और वो जिनकी शादी हुई थी ना, मतलब कि अली की आपी बोलते हैं, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा याचना। तो अली की जो आपी थी ना, उन्होंने भी पूरा सूटकेस वगैरह पैक कर लिया था, क्योंकि वो जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने ससुराल। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये तूफान से पहले की शांति थी। अब देखो उस रात क्या हुआ। उस रात सब लोग सोने चले गए, और जल्दी सोने गए, क्योंकि अगले सुबह उनको ससुराल के लिए निकलना। जो अली थे ना, वो अपने बाकी भाइयों के साथ बाहर सो रहे थे खाट लगा के, और जो उनके दीदी और जीजा जी थे वो एक कमरे में सो रहे थे। आधी रात को ना अचानक से किसी के बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अली ने हमें बताया कि उन्हें क्या लगा ना, कि वो सपना देख रहे हैं कि कोई हंस रहा है उनके सपने में। वो काफी ज्यादा डर गए थे उस आवाज को सुन के। और फिर जब भगदड़ की आवाज हुई ना, बाकी भाई जब भाग के अंदर जाने लगे, तो फिर अली ने देखा कि ये क्या हुआ। उसके बाद साथ ही साथ वो भी पीछे की ओर दौड़े, और दौड़ के सब लोग पहुंचते हैं उनकी दीदी के कमरे में। और उनकी दीदी के कमरे में पहुंचकर जो उन्होंने देखा ना, वो सच में आंखों पर विश्वास करने वाली बात नहीं थी। उनकी जो दीदी थी ना, उनका जो शरीर था वो ऐसे अकड़ गया था, लाइक वो आधे हवा में और अकड़ी हुई थी, और जोर जोर से हंस रही थी। और ये जो सीन था ना, काफी ज्यादा डरावना था। अली की माँ थी वो, और उनके जीजा जी दोनों मिल करके दीदी को पकड़े हुए थे। उनकी माँ ने दीदी को जोर से दबाया हुआ था, और साथ ही साथ उनके पति उनके चेस्ट पे हाथ रख के उसको पुश कर रहे थे, ताकि वो अच्छे से सांस ले सके, क्योंकि उनकी दीदी सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने रात काटी, सुबह हुआ, और उसके बाद सबने डिसाइड किया कि भाई ये कोई मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी नहीं है, ये कुछ गड़बड़ मामला है। उसके बाद सबने डिसाइड किया कि इनको दिखवाना होगा किसी झाड़ फूक करने वाले से। बट यहाँ अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है। ये सब घटनाएं जब हो रही थी ना, तो रमजान का महीना चल रहा था, और रमजान में तो आप लोग जानते होंगे कि ये सब जो देखने दिखाने की चीज या फिर झाड़ फूक की चीजें होती हैं, ये मौलवी साहब लोग नहीं करते हैं। उसके बाद अली ने हमें जो वीडियो भेजी थी ना, वो उसी सुबह की वीडियो थी। उस वीडियो में हमने क्या देखा, हम लोग बताते हैं आपको, कि उसकी जो बहन थी अली की, वो दीदी के पाँव को पकड़ी हुई है, अली की माँ दीदी के हाथ को पकड़ी हुई है, और जिया जी उनके चेस्ट को पुश कर रहे हैं, और उनकी जो दीदी है ना, वो दो आवाज निकाल के हंस रही है। और भगवान की कसम खाकर हम लोग बता रहे हैं, ये सीन देखते के साथ हम वहीं पर फोन छोड़ के आकाश रानी दोनों को बुला, और साथ में हम बोले कि साथ में देखो। वो ना वीडियो में क्लियरली सुनाई दे रहा था कि उसकी दीदी के शरीर में से दो टाइप की आवाजें आ रही थी। और हमको याद है, उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था दी, लेकिन पता है बोल रही थी कि तुम लोग का क्या, इसको जो होगा इसको होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, जो होगा इस लड़की को होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। और वो आवाज ना वाइब्रेट कर रही थी, मतलब हमने 4-5 बार सुना है, तब जाकर हमको समझ में आया। फिर अली ने बताया कि इस दौरान जब घर में वो सब हो रहा था, अली जाकर मौलवी साहब को खोज रहा था। इतना मुश्किल था उसके लिए मौलवी साहब को सुबह सुबह, वो भी रमजान के महीने में खोजना ना, कि क्या ही बताएं। फिर जैसे तैसे दोस्तों से पूछकर या इधर उधर पता करके उसे मौलवी साहब मिले, और मौलवी साहब को लेकर के अली घर आया। उसके बाद मौलवी साहब घर आते हैं। घर में एंट्री करते ही उन्होंने सेंस कर लिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक उनकी दीदी जो हंगामे कर रही थी, जोर जोर से हंस रही थी और चिल्ला रही थी ना, मौलवी साहब को देखते ही ना वो सहम करके चुप हो गई। ऐसा लगा जैसे कि प्रिंसिपल को देखने के बाद कैसे कोई छोटा सा बच्चा चुप हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद मौलवी साहब उनकी दीदी के पास जाते हैं और प्यार से पूछते हैं, कौन हो तुम? उसकी दीदी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद मौलवी साहब ने दोबारा रिपीट किया कि बताओ कौन हो तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो ये सुन के ना उसकी दीदी ने अली की मम्मी के कान में, जो कि उनके बगल में बैठी हुई थी, उनको पकड़ करके ऐसे किया। तो ये सुन के ना अली की मम्मी बहुत ज्यादा डर गई और वहां से भाग गई। उसके बाद मौलवी साहब ने बोला, जो बात करनी है मुझसे करो। तो उनकी दीदी ने बोला, मुझे मिठाइयाँ खानी है, मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है। तो मौलवी साहब ने बोला, ठीक है, हम लोग तुमको मिठाइयाँ देंगे, उसके बाद क्या तुम इस लड़की को छोड़ करके जाओगे? तो उसकी दीदी ने बोला, हाँ, मुझे मिठाइयाँ खिला दो, मुझे भूख लगी है, मैं चला जाऊंगा। फिर 5 तरीके की अलग अलग मिठाइयाँ मंगवाई गई,
और मिठाइयां मंगवा करके दीदी के सामने रख दिया गया। अगर इन जनरल देखा जाए ना तो अली की दीदी को मिठाइयां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर उस दिन जिस तरीके से उसकी दीदी ने मिठाइयां खाई है, माय गॉड, उन्होंने मुट्ठी में मिठाइयां उठाई हैं और ऐसे खाया है ना जैसे सदियों से उन्होंने कभी मिठाइयां देखी ही नहीं है। और जितनी मिठाइयां उन्हें खानी थी उन्होंने खा ली। खाने के बाद उसकी दीदी खुद उठकर खिड़की के पास गई और जा करके बाहर के कुत्तों की ओर मिठाइयां फेंक दी, मानो उन्हें ट्रीट दे रही थी या फिर पता नहीं क्या। उसके बाद मौलवी साहब ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, उन्हें फूका हुआ पानी पिलाया गया। उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस होता है उन्होंने वो किया और ऐसा करने के बाद उनकी दीदी कुछ देर के लिए तो बेहोश हो गई, पर उसके बाद वो ठीक महसूस कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका जो सर भारी रहता था, उनके ऊपर कुछ सवार रहता था, अब उन्हें वो हल्का फील हो रहा था। इतना सब करने के बाद मौलवी साहब के जाने का समय आ गया और जाते जाते उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन मैं और आऊंगा और ये प्रोसेस करूंगा, उसके बाद लड़की पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। उसके बाद मौलवी साहब तो चले गए और दीदी पूरी तरीके से ठीक थी। उसी दिन शाम में अली की मम्मी ने अली की बड़ी बहन उनको कहा कि एक काम करो, इसके बालों को थोड़ा छोटा काट दो, क्योंकि अली की जो ये दीदी थी ना जिनके ऊपर कुछ सवार था, उनके बाल बड़े लंबे लंबे थे। उसके बाद जो अली की बड़ी दीदी है, जब अली की उस वाली दीदी के बाल काटने लगी ना, अभी बाल कटा भी नहीं था, अचानक से उनको फिर से दौरा आता है और वो खड़ी होकर अकड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर अली की जो दूसरी वाली दीदी थी ना, उनकी सिट्टी पिट्टी गुब, वो कैंची और कंघी छोड़कर वहीं से भागती हैं चिल्लाते हुए और सबको बुलाती हैं। सब लोग आते हैं, वापस से उनकी दीदी को पकड़ा जाता है, हाथ पैर बांधा जाता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद मौलवी साहब को वापस से कॉल करके बुलाया जाता है। अब जब मौलवी साहब आते हैं ना, इस वक्त उसकी दीदी मौलवी साहब को देख करके नहीं सहमती है, ऊपर से उल्टे क्या बोलती है, तुम्हें क्या लगा था मैं चला गया हूँ, मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मौलवी साहब ने बहुत ट्राई किया दीदी को कंट्रोल में करने का, पर इस बार पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी कि मौलवी साहब दीदी को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो केस है ना बहुत पेचीदा है, ये सिंपल केस नहीं है, ये आपको ना किसी जाने माने या किसी बहुत एक्सपर्ट से दिखाना होगा। उसके बाद सबने बहुत जांच पड़ताल किया, दीदी को जैसे तैसे कंट्रोल करके 2-3 दिन तक रखा गया, जो कि बहुत मुश्किल था। उसके बाद सबसे जितना सोर्स पैरवी हुआ ना, सबने अपना सोर्स पैरवी भिड़ाया। फिर एक नए मौलवी साहब आए। अब जब ये नए मौलवी साहब आते हैं ना, तो इन्होंने आने के साथ ही कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, वापस से दीदी को पानी पिलाया, जिससे दीदी थोड़ा सा शांत हो गई थी। अब ये मौलवी साहब बोलते हैं सबसे पहले तो पता करना होगा कि आखिर इनके शरीर में है क्या चीज। उसके बाद उन्होंने दीदी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। पहली बार तो दीदी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं क्यों बताऊं। तो उसके बाद मौलवी साहब ने बोला तुम यहाँ पर क्यों आए हो ये बताओ, अदरवाइज मैं तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर करके जलाऊंगा। उसके बाद जब वापस से आयतें पढ़ी गई ना, वो थोड़ा सा कमजोर हुआ, तब उसने बताया अपना कुछ नाम, और उस नाम से पता चलता है कि वो एक हिंदू था। उसके बाद और ज्यादा पूछताछ करने के बाद क्या बात सामने आती है ना, कि उसने बताया कि 23 साल की उम्र में ही उसने आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। इतना सुनने के बाद मौलवी साहब ने बोला कि ठीक है भाई, इतना तो पता चल गया ना, आगे अब इसका इलाज पॉसिबल है क्योंकि उसने अपनी पहचान बता दी है। उसके बाद दीदी को एक अकेले कमरे में ले जाया गया, सारी लड़कियों को वहां से भगाया गया और बोला गया कि उस कमरे के आसपास भी मत आना। सारे बच्चों को वहां से निकाला गया और केवल जो घर के मेल मेंबर थे ना, वही लोग उस रूम में थे। सारी लड़कियों ने अपने बाल वगैरह सब कुछ बांध लिए थे। अब मौलवी साहब ने क्या किया ना, आयतें पढ़नी शुरू की और जो पढ़ा हुआ पानी था ना, उसको उसके शरीर पे फेंकना शुरू किया। जैसे जैसे पानी उसके शरीर पे जाता था ना, उसका शरीर जलता था और वो कमजोर पड़ जाता था। उसके बाद मौलवी साहब ने पूछा कि तुम आखिर इसके पीछे पड़े कब से। तब उस टाइम उसने बताया कि जब इसका गौना हो रहा था ना, गौना का मतलब होता है ना जब दुल्हन को उसके मायके से ससुराल ले जाया जाता है, तो जब गौना हो रहा था तो ये बहुत सुंदर से सजी हुई थी, इसने इत्र लगाया था, बहुत सारा मेकअप किया था, इसके बाल खुले हुए थे, तो इसने मुझे बहुत आकर्षित किया और तब से मुझे इससे प्यार हो गया है और मैं तो इसी के साथ रहूंगा। उसके बाद और पता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं इसके साथ शादी भी करूंगा, मैं इसके बच्चे को भी मार दूंगा। जबकि दीदी की तो नई नई शादी हुई थी, उनका कोई बच्चा नहीं था,
तो अब देखो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, बस यही थी, यहाँ पर झाड़ फूक हुआ होगा, दीदी चंगी हो गई होगी। नहीं भाई, ये सस्पेंस नहीं था, सस्पेंस तो अब खुलता है। और वो सस्पेंस क्या था देखो, ये जब प्रोसेस वगैरह हो रहे थे ना, ये सब जब दादी के कान पे गया ना, वही दादी जो बोल रही थी कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पर दीदी के पापा ने उन्हें डांट दिया था कि क्या माँ क्या बोलते रहती हो आज के जमाने में। इतना सुन के दादी क्या बोलती है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये झूठ बोल रहा है, ये लड़का हो नहीं सकता है, इसके ऊपर तो एक लड़की थी। तो सबने दादी को देखा कि ये क्या बोल रही है, अब लड़की कहाँ से आई। तब दादी ने अपने सीने में दबी हुई 20 साल पुरानी राज को खोला और दादी ने बताया कि जब दीदी छोटी थी ना, तब से उनके ऊपर एक साया था। और ये साया कौन था ये भी सुन लो, उसका नाम रुखसाना था, ठीक है। और वो ना एक छोटी सी बच्ची थी उस वक्त जब उसकी मौत हुई थी। उसके खुद के पापा ने इंजेक्शन में जहर देकर के उसे मार डाला था। और जब दीदी गांव गई थी ना बचपन में, तब से ये रुखसाना दीदी के ऊपर सवार थी। और ये बात ना केवल दादी को पता थी, इनफैक्ट दीदी की मम्मी और दीदी के पापा को भी नहीं पता था, केवल उनकी दादी को पता था। और दादी चुपके चोरी ये इलाज करवाती थी, क्योंकि लड़की की बात है ना, अगर पता चल जाएगा तो फिर बहुत हल्ला हो जाएगा, तो शादी ब्याह में बहुत तकलीफ हो जाती है। दादी इलाज तो करवाती थी और उससे वो रुखसाना दबी हुई भी थी, क्योंकि दीदी बहुत ज्यादा ताबीज वाबीज पहन के रहती थी। तो जब लोगों को पता चला, हे भगवान, यहाँ पर तो बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, यहाँ पर तो मौलवी साहब का भी दिमाग चकरा गया। मौलवी साहब तो एक के लिए हथियार लेके आए थे, पर उन्हें एक फ्री में मिल गया। फिर चलो कोई बात नहीं, मौलवी साहब ने कहा कि एटलीस्ट दादी ने बताया तो सही, क्योंकि अगर सच्चाई पता नहीं होती ना, फिर इस चीज का इलाज करने में बहुत दिक्कत होता। उसके बाद मौलवी साहब ने बहुत मुश्किलों के साथ जो दोनों नेगेटिव एनर्जीज थी उनसे दीदी को छुटकारा दिलाया। और भगवान का शुक्र है कि आज के डेट में दीदी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत परहेज करना पड़ा। उन्होंने बोला कि आपको बाहर नहीं जाना है, महीने 2 महीने तक बाहर का खाना नहीं खाना है। इनफैक्ट अगर वो पड़ोसी के घर का खाना है ना तो भी नहीं खाना है। आपको खिड़की के पास भी खड़े नहीं होना है। आपको कुरान शरीफ पढ़ना है 5 बार। और भी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे दीदी को बताया गया। दीदी ने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया और आज के टाइम पर ये चीज हुए महीने 1.5 महीने हो चुके हैं एंड दीदी कंप्लीटली स्वस्थ है, अपने ससुराल में है, खुश है, पर परहेज तो अभी भी बरतती ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज दीदी सच में बहुत कॉमन है, ये चीज आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर एक इंसान पर एक साया लग जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दूसरी आत्मा आपके ऊपर हावी हो जाए। चाहे वो आप एक पेड़ क्यों ना ले लो, अगर एक पेड़ में एक साया रहता है ना तो वहाँ झुंड रहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो झुंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए एक साया हो, 2 साया हो, बहन स्टोरी बहुत धुकुर धुकुर करने हो। मेरा तो कलेजा सही में धुकुर धुकुर कर रहा है। आई होप कि आप लोग का भी कलेजा बहुत धुकुर धुकुर किया है, और अगर धुकुर धुकुर किया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके पास अगर हॉरर स्टोरीज होंगी अच्छी अच्छी ऐसी धुकुर धुकुर करने वाली तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।